हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 2 संघवाद, जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लासेस में हमने जो सिविक्स का ही चैप्टर 1 है यानी पावर शेयरिंग, इसके बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी ने उन लेक्चर्स को देख लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सोर्स के बारे में कि सोर्स जो हमारी रहेगी इस वीडियो में, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, सबको जो अवेलेबल है वहाँ एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहीं से एनसीईआरटी का पीडीएफ हमने लिया है। क्योंकि पीपीटी में क्या होता था, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती थी, कहीं क्या कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक, और कहीं कहीं लाइन्स छूट जाती थी। ऐसा हमको पिछले वीडियो में देखने को मिला, तो इसलिए हमने मुख्य सोर्स के रूप में एनसीईआरटी को ही ले लिया है। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संघवाद के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी इस चैप्टर के परिचय के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। जो पिछले चैप्टर में जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर था, इस वाले में हमने देखा था कि जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है, यानी इस तरीके से, ऐसे टॉप टू बॉटम जो बंटवारा होगा उसे ऊर्ध्वाधर कहा जाएगा। ये लोकतांत्रिक सत्ता में क्या है, लोकतांत्रिक सत्ता में शक्ति के बंटवारे का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे और इसी रूप पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जो सत्ता का बंटवारा है टॉप से लेकर बॉटम तक, इसी को हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। जो संघवाद होता है उससे एक ही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अलग अलग इलाकों का एक साथ रहना और चलना संभव पाता है। यानी अलग अलग एरियाज के अलग अलग लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, हिंदू, क्रिश्चियन, बाकी सारे लोग जो हैं, इनका एक साथ रहना और एक साथ चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। और जो बाकी का चैप्टर का बाकी जो रिमेन पोर्शन होगा, उसमें जो भारत में संघवाद है उसके सिद्धांत और व्यवहार को समझने का कोशिश किया गया है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। देखो, जो संघीय ढांचा है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां कौन कौन सी हैं और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। जो संघवाद को मजबूत करने वाली नीति और राजनीति है, इन दोनों के बारे में विश्लेषण किया जाएगा, यानी इन दोनों के बारे में हम समझेंगे इस अध्याय में। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। और चैप्टर के एंड में जो भारतीय संघवाद के नए और तीसरा जो स्तर है, यानी जिसे स्थानीय शासन कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। स्थानीय शासन में जैसे अपना नगर पालिकाज हो गए, ठीक है, नगर पालिकाज, और क्या है, ग्राम के लेवल पे ग्राम पंचायत, ठीक। तो ये क्या हो गई, ग्राम पंचायत, ये क्या हो गए, हमारे स्थानीय सरकार हो गए, ठीक है। तो इसी के बारे में लास्ट में चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम लोग संघवाद के बारे में पढ़ते हैं। संघवाद क्या है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करिए। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें क्या किया गया था, उसकी शक्ति में कमी कर दी गई थी। उस कमी करना एक था। ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। देखो, इसकी शक्ति में कमी करके जो अधिकार थे उनको कहाँ दिया गया, प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी। देखो, जब बेल्जियम में प्रांतीय सरकारों को शक्तियां दी गई, उससे पहले प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। जब बेल्जियम में केंद्र से शक्ति लेकर प्रांत को दी गई, इससे पहले भी प्रांतीय सरकारें अस्तित्व में थी, लेकिन क्या था, वो जो उसकी शक्तियां थी उसे किसने दिया था, उन शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा बेल्जियम में दिया गया था, जिसे केंद्र सरकार कभी भी ले सकती थी वापस, मतलब उन शक्तियों को कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी, ठीक है। पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। देखिए,
सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। सबसे पहले कब हुआ? सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। सबसे पहले 1993 में कुछ बदलाव हुए बेल्जियम के संविधान में और प्रांतीय सरकारों को जो केंद्र सरकार थी उसके कुछ अधिकार उससे लेकर दे दिए गए। ठीक है, एक मिनट जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है। हाँ, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। जो अधिकार लेकर 1993 में प्रांत को दिया गया था उसके लिए अब केंद्र पर निर्भरता उनकी नहीं रही। मतलब अब वो ऐसा नहीं था कि अपने शक्तियों के लिए केंद्र सरकार पर वो निर्भर थे, उनसे पृथक और उससे स्वतंत्र शक्तियां प्रांतीय सरकारों को दे दी गई थी। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह पे संघीय शासन प्रणाली अपना ली। इस प्रकार पहले क्या था? एकात्मक शासन प्रणाली थी, यानी कि सारी शक्तियां किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियां थी। लेकिन तब क्या था? एकात्मक व्यवस्था थी, एकात्मक शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर संघ प्रांतों को दे दी गई तो वो कौन सी शासन प्रणाली बनी? संघीय शासन प्रणाली में बेल्जियम तब्दील हो गया। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जो श्रीलंका है उसमें अभी भी कौन सी शासन प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली। यानी कि ज्यादातर शक्तियों का क्या कहते हैं, झुकाव किधर होगा? केंद्र सरकार की तरफ होगा। यानी केंद्र सरकार ही उन शक्तियों का क्या नाम से प्रमुख केंद्र होगी। यानी इससे जो राज्य होंगे उनको शक्तियां मिलेंगी, लेकिन वो शक्तियां किसके अधीन होंगी? वो शक्तियां केंद्र के अधीन होंगी, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। देखो, केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका में तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। यानी जो तमिल शासक थे वो चाहते थे देश में संघीय शासन एक्चुअल फॉर्म में स्टैब्लिश हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें पावर किसके बीच होता है? सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों, यानी कि जैसे हो गया, जैसे मान लो ये केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार के नीचे अलग अलग राज्य सरकार होंगे। ठीक है, तो शक्तियां इसके पास भी होंगी, केंद्र के पास भी, और जो राज्य हैं उनके पास भी शक्तियां होंगी, बढ़ जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। देखो, जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें जो क्या कहते हैं, जो सरकार की व्यवस्था होती है वो दो स्तर पर, यानी द्विस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था होती है सरकार में। ठीक है, तो द्विस्तरीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था में आमतौर पर पाई जाती है। मतलब जो दुनिया में प्रचलन है आमतौर पर दो स्तरीय व्यवस्था है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। एक सरकार कैसी होगी? पूरे देश के लिए होगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक सरकार है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए है और देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन पर निर्णय लेना, डिसीजन लेना हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो राज्य के महत्व के विषय हैं वो उस पर कौन लेता है निर्णय? राज्य सरकारें लेती हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। जो ये सत्ता के दोनों स्तर पर सरकारें होती हैं अपने स्तर में स्वतंत्र होकर काम करते हैं। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और जो स्टेट है, ये दोनों क्या होती हैं? अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट रहती हैं, वो अपना अपना काम करती हैं। यानी कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उल्टा है। देखो, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उल्टा होता है। यानी अगर हम अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो एकात्मक होगी, एकात्मक व्यवस्था में क्या होगा? एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ठीक है, केंद्र के पास होगी। और क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था में जो शक्ति होगी, शक्तियों का विभाजन हो गया, किसमें? केंद्र में और प्रांत में। ठीक, प्रांत में जैसे अपने यहाँ राज्य भी कहा जाता है केंद्र में, और जो प्रांत होगा प्रांत में शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। देखो, सिंगल लेयर होती है,
शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। बाकी इकाइयां क्या होती है, उसके अधीन काम करती है, यानी उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं रहता है। वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। जैसा केंद्र सरकार उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। जो केंद्रीय सरकार होती है वो प्रांतीय सरकार को या फिर प्रांतीय सरकार को क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में जो केंद्र होता है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय जो सरकार होती है, एक मिनट, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। जो संघीय व्यवस्था होगी उसमें जो राज्य सरकार केंद्र सरकार रहेगी, वो प्रांत सरकारों को यानी राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, यानी वो उन्हें केवल क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? कोई भी काम करना होगा, अगर मान लो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो इंस्ट्रक्शन देगा, उनको ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। ठीक, उनको ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं। जो राज्य सरकारें हैं उनके पास अपनी अपने पावर्स होते हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है और उन पावर्स के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। देखो, जो केंद्र सरकार होगी वो अपने स्तर पर जवाबदेह होगी क्योंकि ये इसके पास क्या रहेगा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे रहेंगे। जो राज्य सरकार रहेगी वो जनता के प्रति अपने स्तर पे उत्तरदायी रहेगी जनता के प्रति, क्योंकि इसके पास क्या होंगे, राज्य के महत्व के विषय होंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों का अलग अलग जवाबदेही होता है जनता के प्रति। आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। अब देखो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सबसे पहले इसमें क्या है, 2 या अधिक स्तर। पहला फीचर क्या है, इसमें 2 स्तर होंगे। एक तो होगा केंद्र सरकार का, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्रांत सरकार का स्तर। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा। तो 2 स्तर की व्यवस्था होगी। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। देखो जैसे इंडिया में है, केंद्र सरकार है, एक तो हो गई केंद्र सरकार, ठीक, जिसको हमने 2024 में चुना था। दूसरा सरकार कौन सा हो गया, दूसरा हो गया राज्य सरकार। जैसे अभी हाल ही में बिहार में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने राज्य सरकार का चुनाव किया। ठीक है, तो ये दोनों सरकारें एक ही प्रकार के, केंद्र सरकार भी भारत के नागरिकों पर राज्य करेगी, केंद्र सरकार पूरे भारत के नागरिकों पर राज्य करेगी, लेकिन जो राज्य सरकार होगी उसका शासन, मतलब राज्य का मतलब हो गया शासन, मतलब राज्य तंत्र ना समझे इससे। जो राज्य सरकार है वो पूरे जो प्रदेश होगा, प्रदेश की जनता पर शासन करेगी। अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, पर क्या होता है, कानून बनाने और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो कानून बनाने का और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार होता है। जैसे यूसीसी जब सबसे पहले आया तो सबसे पहले किसने लागू किया, उत्तराखंड ने लागू किया यूसीसी को। एक मिनट, इसको इधर करते हैं, लिखने का जगह नहीं बचता है इसमें थोड़ा। जब यूसीसी आया, यूसीसी को किसने लागू किया, सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया। ठीक है, उसको एक समान रूप से सभी लोगों ने लागू नहीं किया। तो ये हो गया कि उत्तराखंड की मर्जी पे था कि हम लागू करेंगे या नहीं, तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया, बाकी राज्यों ने लागू नहीं किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक राज्य में लागू है, बाकी जो 27 राज्य हैं उन्होंने लागू नहीं किया अपने यहाँ। तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो अपने नागरिकों को किस प्रकार के कानूनों से शासित करेंगे, अपने नागरिकों पे किस प्रकार कानून बनाकर शासन करेंगे। उनके कानून अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लागू नहीं होगा, लेकिन टाइम लग जाता है और बाकी राज्य स्तर पर वो कानून बना सकते हैं। जो टैक्स है, टैक्स वसूलने का भी प्रशासन अलग ही होता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकारें, जैसे जो केंद्र सरकार है वो क्या लेती है, जीएसटी लेती है। अभी तो जीएसटी में छूट भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब लागू हुआ था जीएसटी तब पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो रहा था। लेकिन बाकी सारे जो टैक्स हैं, जैसे आबकारी जो शराब से मिलता है, ठीक है, आबकारी कर राज्य सरकार ले जाती है। खनन वगैरह से भी कर राज्य सरकार ले जाती है। तो ये कर भी, आपके कर जो हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जो हमारा संविधान है, देश का हमारे संविधान जो है, उसमें जो अलग अलग सरकारें हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो
या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है? उसके बाद चाहे लोकल गवर्नमेंट्स हो, ठीक? सबके राइट्स जो है हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो संविधान है वो सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी, प्राधिकार मतलब उनके जो राइट्स हो गए, उनके राइट्स की और उनके अस्तित्व की, यानी उनके एग्जिस्टेंट की गारंटी कौन देता है? हमारे देश का संविधान देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती है। जो संविधान का मौलिक प्रावधान है, बेसिक प्रोविजंस जो हैं संविधान के, उनको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक है? मतलब जो बेसिक प्रोविजंस है संविधान के, उनको किसी एक स्तर की सरकार ने मतलब कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या अगर राज्य सरकार की बात करें, तो अगर कोई अकेले चाहे कि मैं बदल दूं तो वो अकेले नहीं बदल सकती है। इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। संविधान देखो, पांचवा क्या है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार होता है। जो हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे अपने सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या है? हाई कोर्ट, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 3 लेयर की हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। देखो, जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने के अधिकार है। इनको चाहे वो क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो चाहे किसी भी स्तर की सरकार हो, उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे जुडिशरी को प्राप्त है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जब चाहे क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद हुआ हो, मतलब जैसे सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई विवाद हो, या स्टेट में कोई विवाद हो, या सेंटर एक तरफ या 2 स्टेट्स एक तरफ हो, ऐसे मामलों में जब विवाद उत्पन्न होता है तो उनमें निर्णायक की भूमिका जो है हमारा जो उच्च न्यायालय है वो निर्णय देता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जो वित्तीय स्वायत्तता है उसको निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं, यानी राजस्व के जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अलग अलग सोर्स जो हैं निर्धारित किए गए हैं। ये नहीं है कि एक ही जगह से, एक ही सोर्स से सारे लोग रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं और फिर बाद में क्या हो, कंफ्यूजन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य स्तर के लिए अलग रेवेन्यू की व्यवस्था है और केंद्र के लिए अलग है, ठीक है? और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के रेवेन्यू होते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना। देखो, जो संघीय शासन व्यवस्था की सरकार होती है उसके उद्देश्य क्या कैसे होते हैं? दोहरे उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले क्या है? देश की एकता को सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना, यानी जो हमारे देश का इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी को क्या करना? इंटेग्रिटी को सुरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना सबसे पहला काम हो गया। तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, जो क्षेत्रीय विविधता है उनका पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। देखो, जो क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। यानी जो अलग अलग लेयर की सरकारें हैं उनके बीच जो सत्ता का बंटवारा है, उसके जो रूल्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी कोई राज्य सरकार क्या कहते हैं, किसी प्रावधान को मानने से इनकार कर दे या किसी नियम को मानने से इनकार कर दे। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी भी रूल से रिलेटेड। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। देखो, एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा तो चाहे वो मतलब एक स्तरीय सरकार हो, 2 स्तरीय सरकार हो या 3 स्तरीय सरकार हो, काम नहीं कर सकेगी।
इसलिए सरकार चलाने के लिए या देश चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। अपने-अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य को कुछ विषय दिए गए, तो उसके जैसे मान लो राज्य को दिया गया कि आपका इतना क्षेत्र है, आपको इसमें शासन करना है। अब ये इससे बाहर जाकर शासन नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इस स्थिति में ऐसा ना हो कि वो अपने क्षेत्र से बाहर का या ये जैसे हमारे राज्य सूची के विषय में जो विषय दिए गए हैं, उनसे बाहर के कानून बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में केंद्र सरकार कोई भी कदम उठा सकती है उसे रोकने के लिए या फिर न्यायालय में जा सकती है केंद्र सरकार। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसे और साथ रहने पर सहमति। देखो आदर्श संघीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं। पहला तो आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और साथ रहने पर सहमति नहीं होगी, तो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म की होती है। जो केंद्र है और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच क्या है, जो सत्ता का बंटवारा है, वह हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म की होती है। केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा हर संघीय सरकार, ऑब्वियस सी बात है। हमारे यहाँ कुछ और नियम है, किसी अन्य देश में कुछ और नियम होंगे, तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम होते हैं। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। हाँ, जो शक्ति का बंटवारा है इस बात पे भी ज्यादा निर्भर करेगा कि किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में संघ की स्थापना हुई थी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के एक साथ बड़ी इकाई गठित करने का। देखो जो क्या कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था होती है, वो 2 तरीकों से गठित होती है। पहला कौन सा तरीका है कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ा इकाई गठित करने का। जैसे दो स्वतंत्र राष्ट्र हों, जैसे अभी पाकिस्तान को और भारत को एक कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्वतंत्र राज्य मिलकर एक हो गए, एक इकाई गठित कर ली। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। देखो जो दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, यानी अपनी संप्रभुता को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे और इनकी अलग-अलग आइडेंटिटी बनी रहेगी और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, अपने जो सुरक्षा है, देखो सुरक्षा और जो खुशहाली है पीने से उसको बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रांत हैं, 50 प्रांत हैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। देखो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ के कांग्रेस में हर प्रांत से जो 2 सीनेट जाते हैं, यानी समान व्यवस्था है, समान अधिकार हो गया प्रांतों का। और केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, केंद्र के कंपेयर में वो क्या होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, अब देखो एक तरीका क्या था कि 2 स्वतंत्र इकाइयां एक साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन कर लें और अपने सुरक्षा और खुशहाली के लिए साथ में मिलकर काम करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जो बड़े देश हैं उसमें अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। देखो अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करने से भारत में क्या था, हमारे यहाँ 552 रियासतें थी, इन सबको एक साथ लाकर क्या हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ और फिर राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। राज्य और राज्य सरकार के बीच क्या हुआ, सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा देश है इसके लिए। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण है। देखो भारत अपना देश, अपना प्यारा भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्य के बरक्स केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होता है। देखो जो पहली व्यवस्था थी जिसमें 2 राष्ट्र या 3 राष्ट्र मिलकर एक इकाई, 3 इकाइयां मिलकर एक इकाई का निर्माण करेंगी, तो इसमें केंद्र के कंपेयर में राज्य ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है इसमें क्या है, इसमें राज्य के कंपेयर में जो केंद्र सरकार होगी वो ज्यादा ताकतवर होगी। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। जो अलग अलग राज्य हैं उनमें सबको समान अधिकार है, पर
विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है या स्पेसिफिक सिचुएशन है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उस राज्य को अलग से स्पेशल पावर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। अब देखो भारत की संघीय व्यवस्था पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। हमने देखा, जैसे पिछले चैप्टर में देखा, कि जो बेल्जियम है और जो श्रीलंका है, ऐसे जो छोटे देश हैं, इनको भी अपने यहाँ विविधता को संभालने में समस्या होती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होता होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। देखो, जो छोटे देश हैं, हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल पहले चैप्टर में देखा, तो इनके यहाँ अपनी विविधता को संभालने में इतना जब प्रॉब्लम होता है, तो हम मतलब एक बार अगर सोचें, हमारे देश में जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा हमारे देश में इन सब चीजों को हैंडल करना। ठीक है, अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, कहीं बांग्ला भाषा, कहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सारे बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब अलग अलग रिलीजन्स के लोग हो गए, यहाँ एक साथ रहते हैं। हमारे देश की सत्ता साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आप देखते हैं कि हमारे देश में जो सत्ता की साझेदारी है, यानी पावर शेयरिंग है, उसकी क्या व्यवस्था है। सबसे पहले आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित किया। जो हमारा संविधान है, हमारा क्या है, जो भारत का संघ किस प्रकार का संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। देखो, संघ शब्द नहीं आता है, लेकिन जो हमारा भारतीय संघ का गठन हुआ वो संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर होता है, इसके सिद्धांतों पर हुआ है। आइए हम ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। जैसे जो संघीय व्यवस्था के बारे में, उसके क्या कहते हैं, मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था ना अभी हमने, तो विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या था, द्विस्तरीय सरकार होती है। कौन सी? द्विस्तरीय सरकार। तो जो हमारा संविधान है, उसने भी सबसे पहले मूल रूप से जो प्रावधान किया था संघीय व्यवस्था के बारे में, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। इसमें पहला क्या था, संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ, यानी कि जो इंडियन यूनियन है, उसका प्रतिनिधित्व करना था, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन करना था, यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। जो सबसे पहले व्यवस्था थी, 2 स्तरीय व्यवस्था थी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। बाद में हमारे संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे क्या है, नगर पालिका और पंचायत कहते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं ने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। देखो, जितने भी संघीय शासन व्यवस्था है, उसमें क्या है, हर स्तर के जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग अधिकार सबको मिले हैं। उसी प्रकार से हमारे भी संविधान में अलग अलग 3 स्तर की सरकारों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। देखो, हमारे यहाँ 3 हिस्सों में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो अधिकार है उनको बांटा गया है। 3 सूचियां इस प्रकार हैं। सॉरी संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विधायी अधिकार है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, संघ सूची आती है सबसे पहले। संघ सूची में क्या क्या है, संघ सूची में हमारे क्या है, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश अगर किसी एक नीति को फॉलो कर रहा है,
रक्षा के मामले में या विदेश के मामले में। वही दूसरी तरफ बिहार है, जो बिहार अलग नीति को फॉलो करेगा तो एक रूपता नहीं बन पाएगी। इससे हमारे राष्ट्रीय हितों को क्या होगा, नुकसान होगा, कुठाराघात होगा। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। यानी जिन मामलों में पूरे देश में नीति के मामले में एक रूपता की आवश्यकता होती है, उसको कहाँ पे डाल दिया गया, संघ सूची में डाल दिया गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जो संघ सूची है उसमें जो वर्णित विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में पुलिस, देखो राज्य सूची में क्या आता है, पुलिस आती है, व्यापार आता है, वाणिज्य आता है, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जो प्रांत के स्तर के विषय हैं और जो लोकल लेवल के विषय हैं। ठीक है, इन दोनों ये जो दोनों सब्जेक्ट होंगे, इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, राज्य सूची में आएंगे। जैसे मान लो पुलिस, हमारे यहाँ पुलिस के लिए वुमेन्स का हाइट कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, जबकि जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के लोग हैं वो इतने, मतलब एवरेज हाइट इतनी होती है इनकी मैक्सिमम। अगर पुलिस के मामले में सरकार क्या कर देती है, एक रूपता कर देती है कि हाँ पूरे देश में मान लो 160 सेंटीमीटर के या 167 सेंटीमीटर के लड़कों को ही पुलिस में भर्ती किया जाएगा, फिर तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग छूट जाएंगे। इसीलिए पुलिस का मामला, स्थानीय शासन व्यवस्था का मामला राज्य सरकार को दे दिया गया। व्यापार का मामला, वाणिज्य का मामला, ये सभी मामले किसको दे दिए गए, राज्य सूची में डाल दिए गए। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जो राज्य सूची है इसमें जो विषय हैं इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे संघ सूची में संघ सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, जो कंकरेंट लिस्ट है, यानी समवर्ती सूची में शिक्षा, एजुकेशन, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में क्या होते हैं, केंद्र सरकारों के साथ राज्य सरकारों के साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी कि इसमें केंद्र सरकार बना सकता है नियम और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे नियम बना सकता है, लेकिन इन नियमों में ज्यादा महत्व किसका होगा, जो सेंटर के कानून होंगे। अगर नियमों में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम होंगे वो उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को हो, लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है भी, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते हैं, अब एक सवाल है कि इनमें से जो विषय मान लो छूट गया, किसी सूची में नहीं आता है, उनका क्या होगा। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी जो 3 लिस्ट है इनके बाहर अगर कोई विषय आता है तो वो कहाँ चला जाएगा, उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो चला जाएगा। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में, देखो ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। जो सबको साथ लेकर चलने की नीति के आधार पर जो संघीय व्यवस्थाएं बनती हैं उनमें सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ में सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान ने कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। देखो जो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, जो इनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इनको क्या प्राप्त है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। अभी हमने देखा कि जो संघ होता है वो उसके जो बाकी सारे जिन चीजों से, जिन इकाइयों से बनता है उनमें सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। इसमें हमारा जो भारत है इसमें भी देखा हमने कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों से अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों को लाभ उठाते हैं। देखो, क्यों किसी को स्पेशल क्या कहते हैं स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है? देखो, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो हो गया कि उसमें विकास किस स्तर का है। जब संविधान बना तो उसके पास विकास किस स्तर का था, उसके पास रिसोर्सेस, ठीक, रिसोर्सेस किस टाइप के हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक, पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे कोई विशिष्ट कल्चर वाले लोग हैं, यानी कोई विशेष कल्चर के लोग हैं, जैसे कोई स्पेशल कल्चर के लोग हैं, ठीक, तो और ये हो गया। उसके बाद उनका इंडस्ट्रियल वैल्यू कितना है, ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ है उनका, ठीक। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। हालांकि स्पेशल स्टेटस मिलना कोई अच्छी बात नहीं है। स्पेशल स्टेटस जब मिलता है तो ये माना जाता है कि वो राज्य उसको डेवलप होने के लिए केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। अगर वो राज्य सक्षम होता तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था ही उल्टी है। लोग स्पेशल स्टेटस लेने के लिए, स्पेशल राज्य का दर्जा लेने के लिए बहुत लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें बजट संबंधित चीज़ों में ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा बजट मिलता है, बाकी सारी चीज़ें स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, ठीक। तो इस वजह से लोग विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए अड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, हमको खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए हर राज्य को। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। देखो, सबसे पहले इनको जो जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें अपने कल्चर को प्रिविलेज, मतलब कल्चर को बचाए रखने के लिए यही सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनको संरक्षण दिया जाता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। जो भारतीय संघ की कई इकाइयां हैं उनको बहुत कम अधिकार, कई सारी इकाइयों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। ये वैसे छोटे इलाके है जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सके। ये ऐसे इलाके हैं जो अपने छोटे आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सके हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, ठीक है। ये इतने छोटे हैं कि वो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। और दूसरी बात कि इन्हें किसी जो मौजूदा प्रांत है उसमें विलय कर देना, उसमें शामिल कर देना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। यानी जो ये इलाके हैं ये क्या कहलाएंगे, यूनियन टेरिटरी कहलाएंगे, ठीक। इस कैटेगरी में आते हैं। जो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली है, ये ऐसे प्रांत हैं जो इतने छोटे हैं कि स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, और ना ही इनको किसी अदर स्टेट के साथ शामिल किया जा सकता है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, यानी ऐसे राज्य जो अपने आकार में इतने छोटे कि प्रांत नहीं बन सकते, यानी राज्य नहीं बन सकते। और दूसरी बात, या तो इनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है कि इन्हें अन्य राज्यों के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, तो ऐसे राज्यों को क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन क्षेत्रों के पास क्या है, राज्यों वाले अधिकार नहीं होते। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। और जो क्षेत्र होते हैं, इन इलाकों के शासन का संचालन का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। हमारे संविधान का क्या है, बेसिक बात है, इसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है, ठीक, बुनियादी बात है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान का बेसिक बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। जो अधिकारों का बंटवारा है, इसमें बदलाव करना क्या है, आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, ठीक है। फिर उसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी करवाना होता है। यानी कि जो 28 राज्य हैं, 28 में कम से कम 14 स्टेट्स की मंजूरी होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन
की देखरेख और न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो संवैधानिक प्रावधान है और कानून है, जो संवैधानिक प्रावधान और कानून है, उनके क्रियान्वयन का देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका करती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। जब कभी भी शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई प्रश्न होता है या कोई विवाद होता है तो उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट्स हैं, अपनी हाई कोर्ट्स, और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसमें उसके संबंध में फैसला होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। देखो, जो स्टेट है और जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती कैसे है? पैसे की जरूरत होगी ना, इतनी बड़ी इकाई को रन कराने के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत होगी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है टैक्स से। तो इन दोनों को अपने अपने क्षेत्र में टैक्स लगाने का राइट है, ठीक, उससे अपना राजस्व संबंधी संसाधन ये जुटाते हैं, ठीक है। अब आते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, एक मिनट देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। हाँ, देखो, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में पहले जानते हैं कि संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। जो संघीय व्यवस्था है वो ठीक से काम कर सके, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये क्या है? एक प्रकार से सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, तो इसके लिए केवल संविधान ही काफी नहीं था, संवैधानिक प्रावधान ही काफी नहीं थी। इसके अलावा जो जरूरी चीजें वो क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। जो संवैधानिक व्यवस्था की सफलता का जो मुख्य श्रेय है, जो हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक राजनीति की चरित्र रही है, इसको भी देना जरूरी है। क्योंकि भाई, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो लोकतांत्रिक सरकार है, अगर इसका चरित्र नहीं अच्छा होगा तो क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट होगी वो नहीं रन कर सकेगी, ठीक। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, जहां लगभग एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन क्या हुआ पिछले साल? क्या हुआ कि एकात्मक व्यवस्था होने के बावजूद वहां पे क्या हुआ? जो जनता है, जनता ने क्या कर दिया? जनता ने विद्रोह कर दिया था। जनता ने क्या कर दिया? जनता ने विद्रोह कर दिया था, ठीक। तो संविधान तो वहां उसके पास भी था, लेकिन केवल संविधान होना जरूरी नहीं है। जो वहां की सरकार है उसका चरित्र कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। जो लोकतांत्रिक सरकार की जो चरित्र था, उससे क्या था? विविधता का आदर, डाइवर्सिटी का आदर, यानी कि कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो ये हमारे देश की क्या है? डाइवर्सिटी है। कोई अभी क्या है, नॉर्थ में चले जाओ तो नॉर्थ के लोगों का अलग पहनावा है, साउथ में चले जाओ वहाँ का अलग ही पहनावा है। यहाँ अपने यहाँ क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में देखो, यूपी में अलग ही पहनावा है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहाँ का अलग पहनावा है, ईस्ट में चले जाओ अलग पहनावा है, वेस्ट में चले जाओ अलग पहनावा है। तो सब डाइवर्सिटी है, लोगों का अलग अलग रहन सहन खान पान। तो विविधता का आदर किया हम लोगों ने, किसी की उपेक्षा नहीं की कि हाँ, अगर हम लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं तो कोई मांस मच्छी खाने वाला ही नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, तो हमने उसका आदर किया। संघ साथ रहने की इच्छा, सबसे पहले संघ साथ में रहने की इच्छा, ये हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। देखो, संघ साथ में रहने की जो इच्छा है और साझा आदर्श हैं, इन सब चीजों ने साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें, जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। अब कुछ बातों के बारे में हम जानेंगे, जिससे पता चलेगा कि कैसे हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, हमारे यहाँ यूनिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे यहाँ क्या है? यूनिटी है। इसके बारे में जानते हैं। देखो, भाषाई राज, सबसे पहले हम भाषाई राज के विषय में बात करेंगे। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के पहली और एक कठिन परीक्षा थी। जब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राजनीति का गठन हुआ तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन था, ये सबसे पहली और कठिन परीक्षा थी।
भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। सबसे पहले हमने लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना 1947 से शुरू किया। उस वक्त से लेकर 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी एक तरीके से अगर 1947 से 2019 तक का राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो हम लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे चीजें बदली। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए। देखो, जो कई सारे पुराने प्रांत थे वो गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए और नए नए प्रोविंस का क्या हुआ, गठन हुआ। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए। जो कई प्रांत हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसका क्या नाम था, उसका नाम था संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत में अपना उत्तराखंड वगैरह भी आते थे। तो संयुक्त प्रांत क्या हुआ, यूपी बन गया, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बन गया, जब उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक, तो ऐसे नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। 50 के दशक में, यानी 1950 से लेकर 1950 से 60 के बीच में, इसको 1950 का दशक कहेंगे। तो इसके बीच में भारत के पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई नए राज्यों का गठन करने के लिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। ऐसा यह व्यवस्था सुनिश्चित, यानी ये इंश्योर करने के लिए किया गया कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता, यानी एथनिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया। केवल लैंग्वेज के बेस पर नहीं, जो कल्चर है, कल्चर के बेस पे भी हमारे यहाँ राज्यों का गठन किया गया। उन्हें, जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उन्हें आदर देने के लिए ये चीजें की गई। इनमें क्या है, सबसे पहले जो नाम है, क्या हो गया, नागालैंड हो गया। उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। ये लोग क्या है, इनका एक अलग भूगोल है। जैसे उत्तराखंड क्या है, हिमालयास के एरिया में आता है। झारखंड में क्या है, मिनरल से एनरिच स्टेट है अपना। नागालैंड हो गया, तो यहाँ पे भी मतलब इनका भी एक नागालैंड का कल्चरल आइडेंटिटी है। तो ऐसे इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो उस बेसिस पे, चाहे वो जियोग्राफिकल रीजन्स रहे हो, कल्चरल रीजन्स रहे हो, या क्या कहते हैं, एथेंटिसिटी रही हो, इन सब चीजों के बेस पे राज्यों का गठन किया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। जब वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात आई तो इससे हमारे जो नेशन के जो पॉलिटिशियंस थे, उनको ये डर हुआ कि इससे हमारा देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। केंद्र सरकार ने इसी डर से क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। पर हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे पता चलता है कि भाषा के आधार पर जब राज्य बना तो हमारे देश ज्यादा इंटीग्रेटेड और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एक लैंग्वेज के लोग एक स्टेट में रहेंगे तो उसमें एक लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज राज्यों में राज्य की सरकार को अलग अलग भाषा में कार्यों का संचालन नहीं करना पड़ेगा। एक एरिया के लोग एक लैंग्वेज समझेंगे तो उसमें सरकार संचालन करने में आसानी होगी। ठीक, उसके बाद क्या है, ये देखो, ये कैसे अपना मैप बदला। हमारे भारत में कितने राज्य हैं, ये आपके एनसीईआरटी के मैप में दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले क्या है कि भाषा नीति क्या है, जो इस लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। देखो, पहली परीक्षा क्या थी, भाषा या राज्य का गठन करना। दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की भाषा मातृभाषा है। यानी कि जो मदर टंग लैंग्वेज है हिंदी, केवल 40% इंडियंस ऐसे हैं जिनका मदर टंग कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी है। अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के पास किसी भी पद
का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा की में परीक्षा दे सकता है। जो केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पद अगर है तो कोई उसका जो उम्मीदवार होगा 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में उसमें परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसके विकल्प के रूप में चुने। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उम्मीदवार उसको एक विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। जो राज्य हैं उनके भी अपने स्टेट लैंग्वेजेस हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी देश या राज्य का सरकारी कामकाज है। जिस भाषा में अधिकतर सरकारी कामकाज होता है किसी भी देश का या राज्य का, उसी को क्या कहते हैं? उसकी राजभाषा कहते हैं। राजभाषा, राज्यभाषा अलग चीज होगी। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। श्रीलंका के से एकदम अपोजिट हमारे देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजनेताओं ने बहुत सावधानी से काम किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका हमारे सरकारी कामकाज में प्रयोग 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उन्होंने ऐसा डिमांड किया कि जो अंग्रेजी है उसका यूज जारी रखा जाए। अगर आप हिंदी में कामकाज करेंगे तो आपको क्या होगा, क्या कहते हैं, बाकी जो अदर लैंग्वेज हैं, जो 40% हिंदी भाषी भारत में 40% ही हिंदी भाषी हैं, तो वो 40% के अलावा जो लोग हैं वो सरकार के कामकाज को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश में रखा जाए, नहीं तो आपको 22 भाषाओं में 22 लैंग्वेजेस में उन कामकाज का प्रकाशन करना पड़ेगा। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था, यानी कि रेडिकल जो क्या कहते हैं डिमांड होने लगी तमिलनाडु में इस चीज को लेकर। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी अभी तक क्यों कामकाज में प्रयोग हो रही है, हम हिंदी देश से हैं, हमारे यहाँ हिंदी भाषा का चलन ज्यादा है, तो वो लोग ये जान ले कि जो अदर नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को समझना। अनेक लोगों का मानना था कि इन समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। कुछ लोग मतलब कई लोग का मानना था कि इससे अंग्रेजी भाषी जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। देखो, जो भारत सरकार की नीति है वो हिंदी को बढ़ावा देने की नीति अभी भी बनी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा केंद्र सरकार है वो नॉन हिंदी लैंग्वेज वालों पे अपना भाषा जो है थोप सकती है जहां लोग कई और भाषा बोलते हैं। राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भाषा को लेकर जो लचीला रुख अपनाया गया, उसी के चलते जो श्रीलंका में जो चीजें घटित हुई पिछले साल, हमने देखा श्रीलंका में क्या क्या चीजें हुई, उससे हम लोग क्या है बच गए। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले अपने इसी चैप्टर के अगले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।